न्यूयॉर्क के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया गया जब डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी शहर के 111वें मेयर चुने गए। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा और स्वतंत्र उम्मीदवार एंड्रयू कुमो को हराकर ये ऐतिहासिक जीत हासिल की और इस जीत के साथ ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने, जो अपने आप में अमेरिका की राजनीति के बदलते परिदृश्य का प्रतीक है। उनकी जीत के बाद पूरे शहर में उत्सव का माहौल है। ब्रुकलिन में उनके कैंपेन ऑफिस में समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग झूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बैलेट पर ट्रंप का नाम नहीं था और सरकारी गतिरोध ही रिपब्लिकन की हार का कारण बना। उन्होंने ममदानी को पहले कम्युनिस्ट बताया था और कहा था कि उनकी जीत न्यूयॉर्क के लिए खतरा होगी, मगर नतीजों ने ट्रंप की बातों को गलत साबित कर दिया। ये जीत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन सभी मेहनतकश और मध्यम वर्गीय लोगों की है जिन्होंने अपने लिए बोलने वाली आवाज को चुना। प्रगतिशील यूट्यूबर हसन पाइकर ने अल जजीरा से कहा कि जब उम्मीदवार आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने की बात करते हैं तो जनता उन्हें समर्थन देती है। यह जीत साबित करती है कि लोग तानाशाही या विभाजन की राजनीति नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति चाहते हैं। अमेरिका में इस चुनावी लहर ने डेमोक्रेट्स को न्यू जर्सी और वर्जीनिया के गवर्नर चुनावों में भी जीत दिलाई है। ये देश के राजनीतिक नक्शे पर प्रगतिशील विचारों की एक नई रोशनी है। लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्से में यमन में हूती आंदोलन के नेता अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूथी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों ने मुस्लिम देशों में लगभग 30 लाख निर्दोष लोगों की हत्या की है। यमन में शहीद सप्ताह के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र जिहाद और शहादत की भावना से आगे बढ़ता है उसे कोई ताकत नहीं झुका सकती। उन्होंने कहा कि इस्लामी उम्मत को सदियों से उपनिवेशवाद और अत्याचारों का सामना करना पड़ा है और आज भी वही ताकतें इस्लामी देशों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने में जुटी हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन भूख और हथियारों के बल पर लोगों को आत्मसमर्पण कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे असफल रहे हैं। उनके शब्दों में यह स्पष्ट था कि उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर मुसलमानों के संसाधनों और स्वतंत्रता को लूटने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि यह ताकतें दया या इंसानियत की बात नहीं करती, बल्कि अपने हितों के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती हैं। इस बीच इजरायल के वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में उसके युद्ध खर्च 76.3 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। रिपोर्टों के अनुसार रक्षा क्षेत्र में अनुशासनहीनता और आरक्षित सैनिकों को दी जाने वाली अनावश्यक भत्तों ने अरबों डॉलर बर्बाद किए। वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने कहा कि आने वाले वर्षों में रक्षा बजट बढ़ाना जरूरी है ताकि अर्थव्यवस्था को टिकाए रखा जा सके। ये खर्च मुख्यतः गाजा, लेबनान और ईरान में इजरायल के सैन्य अभियानों से जुड़ा बताया जा रहा है। जबकि 10 अक्टूबर 2024 को हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम के साथ गाजा युद्ध का अंत हुआ था। इस युद्ध में 68,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे हैं और 1,70,000 से ज्यादा घायल हुए, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। लेबनान में 2023 से शुरू हुई झड़पों में 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 17,000 घायल हुए। ये संघर्ष सितंबर 2024 में चरम पर पहुंचा और 2 महीने बाद अमेरिका की मध्यस्थता में एक अस्थायी युद्ध विराम लागू किया गया। इस अशांत माहौल के बीच ईरान से एक और चिंताजनक खबर आई। पश्चिमी ईरान के लोरेस्तान प्रांत के युवक उम्मीद सारलाक का शव उनके घर के पास जंगल में मिला। कुछ घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई की तस्वीर जलाते हुए एक फोटो पोस्ट की थी। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन विरोधी मीडिया ने कहा कि उन्हें मार दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में लोगों ने उन्होंने उसे मार डाला और खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लगाए। वीडियो में उनका पिता रोते हुए नजर आया कि उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला, लेकिन बाद में राज्य टीवी पर उन्होंने लोगों से कहा कि सोशल मीडिया की बातों पर विश्वास न करें। यह घटना दिखाती है कि ईरान में दमन और भय का माहौल अभी भी कितना गहरा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार पिछले 1 साल में ईरान में फांसी और गिरफ्तारियों में खतरनाक वृद्धि हुई है। मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत माई सतो ने कहा कि बाहरी युद्ध और आंतरिक दमन एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं और ईरान की जनता अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की कीमत अपने खून से चुका रही है। इस पूरी स्थिति को देखने पर लगता है कि दुनिया के कई हिस्सों में सत्ता और जनभावना की जंग जारी है। न्यूयॉर्क में लोकतंत्र की जीत लोगों को नई उम्मीद देती है। वहीं यमन, गाजा और ईरान जैसे इलाकों से आने वाली खबरें इंसाफ और आज़ादी की लड़ाई को और तीखा बना देती हैं। एक और जनता बदलाव की हवा महसूस कर रही है, दूसरी ओर अत्याचार और हिंसा की छाया अभी भी मौजूद है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब आवाजें उठती हैं और लोग अपने हक की बात करते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें हमेशा के लिए चुप नहीं करा सकती। यही इस युग की सबसे बड़ी सच्चाई है।